Now this is the second, I can say that the third part of the सत्यवाना डायनेस्टी। पीछे जो कंप्लीट हुआ है उसमें हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से सत्यवाना डायनेस्टी मूव आउट होती है, और इनके लास्ट रूलर के डेथ के बाद ये डायनेस्टी वापस प्रॉपरली रिकवर नहीं कर पाई। अब जो इनके लास्ट रूलर हैं उनका नाम था, अ, जो मैंने पीछे भी पढ़ाया था, युग श्री सतकर्णी। ही वॉज probably द लास्ट किंग ऑफ हिज डायनेस्टी। ऐसा माना जा सकता है कि वो इस डायनेस्टी के, यानी कि सत्यकर्णा डायनेस्टी के, सत्यवाना डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। अब ये इसलिए भी याद रखना पड़ता है क्योंकि जब प्री के ऊपर कभी क्वेश्चन बनता है तो डेफिनेटली वो आपको पूछते हैं कि जिसने रिप्लेस किया है, जो नया रूलर बना है, उनका नाम बताइए क्या था। तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये लास्ट रूलर थे, एंड ही वाज प्रोबेबली द लास्ट किंग ऑफ हिज डायनेस्टी। और वहां से जो सत्यवाना डायनेस्टी को ब्लो हुआ, डिवाइड हो गई। अब याद रखिएगा कि आपकी और छोटी मोटी डायनेस्टी स्टार्ट होना आना स्टार्ट हो जाएंगी। सत्यवाना डायनेस्टी के, जो कि एक बहुत ही बड़ा ग्रेट एम्पायर अपने अंडर किया हुआ था, काफ़ी सारा एरिया इनका, क्योंकि इन्होंने छोटे छोटे एरियाज जितने भी थे वो भी अपने अंडर कर लिए थे। लेकिन जब इनको ये ब्लो हुआ, डाउनफॉल की ओर गए, तो ये बहुत बड़ा अंपायर जो है वो ब्रेकअप हो गया इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम। छोटे छोटे किंगडम्स में बढ़ गए। उम्मीद है कि आपने सुना होगा कि इंडिया के अंदर एक डायनेस्टी थी जिसको हम वाकाटाकास डायनेस्टी भी कहते हैं। अब सवाल ये बनता है कि ये डायनेस्टी कहाँ से अचानक आ गई। तो जब आप, क्योंकि क्रॉनिकल ऑर्डर में देखेंगे, तो ये डायनेस्टी इंडिया की जो है, यजना है बेटा, ये यजना है। यजना, यजना श्री सतकर्णी, ये यहाँ पे नाम दिया हुआ है ना। और जो लास्ट हमने यजना, दिस इज द लास्ट, ये यू नहीं है, ये YAJN, यजना, द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इसको यजना कर दीजिएगा। ठीक है, ये जे है, यजना, यजना श्री सतकर्णी, ही वॉज द लास्ट रूलर। स्मॉल किंगडम में बढ़ जाएगा। अब स्मॉल किंगडम में बढ़ने के बाद हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर काफ़ी छोटी मोटी डायनेस्टीज जो है वो आई हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता है कि आखिर इन डायनेस्टीज का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ये वही लोग हैं जो सत्यवाना डायनेस्टी के अंदर कोई मिनिस्टर था, कोई छोटा मोटा काम करता था, और बाद में इन्होंने अपनी डायनेस्टीज को बना लिया। उसमें से पहली डायनेस्टी जो क्रॉनिकल ऑर्डर बनता है वो ये है कि पहली डायनेस्टी जो बनी वो थी वाकाटाकास डायनेस्टी। जो दूसरी डायनेस्टी बनी वो कदम्बास थे। इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। वैसे ये इतनी बड़ी डायनेस्टीज नहीं है, लेकिन मे बी अगर वो पूछ लेता है। उसके बाद कदम्बाज लोगों ने भी काफ़ी टाइम तक रूल किया है, वाकाटाकास ने भी। अब सवाल ये भी बनता है कि वाकाटाकास कहाँ की ओर चले गए, तो डेक्कन साइड जो था वो उन्होंने कंट्रोल कर लिया। कदम्बाज ने जो है मैसूर का एरिया जो है कंट्रोल कर दिया। अविराज जो हैं वो महाराष्ट्र को कंट्रोल करेंगे। एक छोटी सी डायनेस्टी आई थी, इक्ष्वाकु डायनेस्टी इन आंध्रा। आई होप आपने इससे पहले भी इन डायनेस्टीज के थोड़े बहुत नाम पढ़े होंगे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि डेक्कन, मैसूर, महाराष्ट्र और आंध्रा, जो कि कल तक सत्यवाना डायनेस्टी के हाथ में था, अब वो उनसे निकल गया है। यानी वही वाली बात हो गई कि जैसे पहले किंग कंट्रोल करता था और फिर छोटे मोटे रूलर्स आके उसको अपने अंडर कर लेते थे। इसी तरीके से यजना श्री सतकर्णी के टाइम पे, जब ये बहुत ज़्यादा, और ये जानकारी हमें उनके सिक्कों के द्वारा भी मिलती है, और स्ट्रगल था अगेंस्ट शाकास, क्योंकि उस समय मोस्ट प्रोबेबली वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी थे। और ये माना जा सकता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हम लिखते हैं तो प्रोबेबली का मतलब होता है कि जब भी आप आंसर डालेंगे तो प्रोबेबली ये लिख रहे हैं आपको कि मे बी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि हो सकता है मे बी उसके बाद कोई और भी आया हो लेकिन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना रहा हो। और इस तरीके से सत्यवाना डायनेस्टी अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती है। अब उसमें वाकाटाकास जो है वो डेक्कन को कंट्रोल करेंगे, कदम्बास जो है वो मैसूर को कंट्रोल करेंगे, अभिराज जो है वो महाराष्ट्र को कंट्रोल करेंगे, और इक्ष्वाकु जो है वो आंध्रा को कंट्रोल करेंगे। अब ये जो डायनेस्टीज हैं ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली इन डायनेस्टीज को हम एक एक करके पढ़ेंगे। उस समय आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये छोटी मोटी वो डायनेस्टीज हैं जो सत्यवाना डायनेस्टीज, बड़े अंपायर को छोटे मोटी डायनेस्टीज जो है वो बनी हुई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखना पड़ेगा कि सर सत्यवाना डायनेस्टी के ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट है और वो जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं
वो अपने सोर्सेज के लिए। अब सोर्सेज आपको सिंपल सा ये याद रखना है, या तो उनकी जानकारी आपको उनके सिक्कों से मिलती है, जो बड़े बड़े सिक्के उन्होंने उस समय बनाए, आप उनसे उनकी जानकारी ले सकते हैं। जैसे हमने मौर्यन डायनेस्टी में पढ़ा था कि मौर्यन डायनेस्टी का जो इन्फॉर्मेशन है वो दो तरीके से आ सकती है, ईदर वी कैन गो फॉर द आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, और सेकंड जो है हमारे पास लिटरेचर सोर्सेज है। तो इसमें हमारे पास जो कॉइन्स हैं वो एक जानकारी हमें देते हैं। उसके बाद आपके जो मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई हैं, आइडल जो चीज़ें बनाई गई हैं, स्कल्पचर्स वगैरह, उनसे जो है जानकारी ले सकते हैं। और थर्ड हमारे पास है लिटरेचर, जहाँ से हम सत्यवाना डायनेस्टी की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ सकते हैं। अब इनके समय की एडमिनिस्ट्रेशन और मौर्यन टाइम की एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत फ़र्क है। यानी बहुत बार हमने ये भी देखा कि अगर आप देखेंगे, जब हम गुप्ता अंपायर में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जो गुप्ता डायनेस्टी की एडमिनिस्ट्रेशन थी और जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन थी वो थोड़ी बहुत सेम थी। लेकिन जब हम सत्यवाना डायनेस्टी की एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं और मौर्यन डायनेस्टी की एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं तो काफ़ी सारी डिफरेंस देखने को मिलती है। सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि सत्यवाना डायनेस्टी में किंग जो होता था वो हेड है, और हमने हर डायनेस्टी में किंग को ही हेड पाया है। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम है कि किंग हेड है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे किंग के लिए क्या थी जो इसको थोड़ा सा यूनिक बनाती है बाकी डायनेस्टी से। यहाँ पे किंग को ये माना जाता था कि किंग के पास कुछ सुपर नेचुरल पावर है, यानी किंग के पास कुछ ऐसे पावर हैं जो और किसी के पास, तो वो किंग को बहुत यूनिक करती है। क्योंकि किसी भी आप मुझे अभी याद है, अगर आप इसको लेटर वैदिक पीरियड के साथ कंपैरिजन कर लेंगे तो लेटर वैदिक पीरियड के अंदर और अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर में भी वहां के जो भगवान हुआ करते थे तो उनको कहा जाता था कि आपको रुद्रा जैसा बिहेव करना है, आपको इंद्र जैसा रहना है। तो उन्होंने उनको कंपेयर किया है। वहां पे कोई सुपर नेचुरल पावर के बारे में नहीं बताया गया है कि भगवान के पास कोई सुपर नेचुरल पावर होता था। ये एक यूनिक डायनेस्टी है जिसमें सिर्फ ये कहा गया है, और किसी बाकी डायनेस्टी में आपको पता नहीं चलेगा कि इनके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर हुआ करता था। अब जब ये वर्ड यूज करेंगे सुपर नेचुरल पावर, तो जो बाकी जनता या प्रजा होगी वो इनसे बहुत डरेगी। डरेगी इस बात से क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि इनके पास कुछ शक्तियां हैं जिससे ये हमें कंट्रोल करते हैं। इसीलिए सत्यवाना डायनेस्टी के किंग की इंपॉर्टेंस बहुत हाई लेवल पे रखी गई है। मैं फिर से क्लियर कर देता हूं कि इस तरीके का वर्ड आप किसी और डायनेस्टी के लिए नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ पर्टिकुलरली सत्यवाना डायनेस्टी के लिए। दूसरी चीज, आप इसी बात को अगर जरा क्लियर करेंगे तो ये भगवान को रामा मानते हैं, भगवान को एज अ भीमा मानते हैं, भगवान को एज अ केशवा मानते हैं, एंड भगवान को एज अ अर्जुना मानते हैं। यानी अगर आप कंपैरिजन भी देखें तो भगवानों के साथ कंपैरिजन किया गया है, यानी लेवल आप देखिए। जबकि एक और चीज भी वहां बड़ी क्लियर है कि सत्यवाना डायनेस्टी के किंग कभी भी अपना बड़ा बड़ा टाइटल नहीं रखते थे, बड़े बड़े नाम नहीं रखते थे, छोटे छोटे नाम रखते थे। तो उसके बाद ये पता चलता है कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्ड विद द डायरेक्टिव ऑफ द धर्मा शास्त्र, जो भी उनके most important, and I hope you will understand this point very well. As far as their administration is concerned, their administration part was very much strong and they were mostly based on the Dharma Shastra. ये दूसरा एक यूनिकनेस बनता है। इससे पहले मैंने आपको बिल्कुल भी ये वर्ड यूज नहीं किया। दो पॉइंट बड़े क्लियर हुए कि पहली बात तो ये क्लियर हुआ कि किंग को एक सुपर नेचुरल पावर दिया गया है। धर्मशास्त्र इज अ सेकेंड पॉइंट। अब धर्मशास्त्र के मुताबिक ये रूल करेंगे, इसका मतलब है कि यहाँ पे किंग अपनी नहीं चलाएगा, जो शास्त्राओं के अंदर लिखा गया है उसी हिसाब से रूल करेगा। सो सत्यवाना डायनेस्टी आपको बहुत यूनिक दिखती है और बिल्कुल अलग, क्लियर है, उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। मुझे बड़ा अच्छा इनका सिस्टम ये लगता है कि अगर ये शास्त्राओं के अकॉर्डिंग ये रूल करेंगे तो शायद में भी आपको लगेगा कि इनके यहाँ पे इक्वालिटी वगैरह भी थी, जो बाकी डायनेस्टीज में आपको मिसिंग पार्ट दिखेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इस बारे में बात करेंगे, मैं सिर्फ अभी किंग को डिस्कस कर रहा हूँ, जरा किंग की वैल्यू समझ लीजिए। किंग हिमसेल्फ लेड इज आर्मी। यहाँ पे आर्मी का हेड किंग ही हुआ करता था, और इसमें वर्ड आर्मीज है तो समझ लीजिएगा कि अगर वो चैरिट्स के ऊपर है, इन्फेंट्री आर्मी है, वो कोई भी आर्मी अगर वो रन कर रहा है, उसका हेड ये खुद ही रहेगा। इस बात से ये है कि ये किंग एज अ लीडर था। ऐसा नहीं है कि आर्मी को भेज रहा है, कमांडर रख रहा है, उसको बोल रहा है कि आप एक्सपेंशन करिए या किसी और एरिया के ऊपर अटैक कर दीजिए, बट बड़ा क्लियर है कि खुद एज अ बीइंग एज अ लीडर पहले खुद जाता था और फिर अपनी आर्मी को लेके आता था। तो इस बात से ये क्लियर होता है कि आखिर सत्यवाना डायनेस्टी का जो एक्सपेंशन हुआ,
जो उनका स्ट्रांगनेस पॉइंट देखने को मिला, जो उनके अंदर क्वालिटी है, तो उसका क्रेडिट ज़रा आप इनको दे दीजिएगा, क्योंकि ये आर्मी बड़ी खतरनाक हुआ करती थी। जिसका लीडर आगे हो और उसके पीछे, उसके किंग के पीछे सारे लोग हों, वो किंग बहुत टाइम तक सरवाइव करेगा। तो कभी ऐसा अगर यूपीएससी थोड़ा सा एनालिटिकल पर्सपेक्टिव पे आपको सवाल पूछे कि क्या ऐसी चीज है जो सत्यवाना डायनेस्टी को बाकी डायनेस्टी से बिल्कुल अलग करती है, तो बेहिचक होकर आप ये पॉइंट डाल सकते हो। और ये बात ये नहीं है कि खाली वो लेड कर रहा है, आप ये समझिए इन द बैटल फील्ड जहां पे लड़ाई हो रही है, किंग सामने है। और ये श्योर करता है कि सत्यवाना डायनेस्टी के किंग सिर्फ एक जगह पे बैठ के रूल नहीं चलाते थे, और वो अपनी आर्मी का खुद कमांडर रहता था। हमने बहुत सारी डायनेस्टीज पढ़ी, जो पीछे आपका मौर्यन डायनेस्टी है, उनका अपना एक कमांडर इन चीफ होता था आर्मी का, जिसको हम सेनापति कहते हैं। पीछे आप वैदिक काल में चले जाइएगा, महाजनपदास के टाइम पे वो भी आर्मी का एक अपना हेड रखेंगे वहां से। इवन तो इसके बाद भी अगर हम गुप्ता अंपायर में चले जाएंगे, वो खुद लीड नहीं करते थे, एक बंदे को अपॉइंट किया जाता था और उसको कहा जाता था कि भाई ये सारी चीजें करनी है। मैं तभी कहता हूँ कि ऐसा क्या है सत्यवाना डायनेस्टी के अंदर जो इनको बाकी सारी चीजों से अलग करता है, वो ये पॉइंट है। और लीडर इसी चीज का नाम भी है, लीडर ऐसे ही बनते हैं। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि अभी जो मेंस का पेपर, अभी जो ऐसे आया है आज, उसमें एक बड़ी अच्छी चीज लिखी है, और उसमें कैसे डाल दिया गया था कि क्या आप मानते हैं कि जो हिस्ट्री लिखी गई है और जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को वो उन्होंने राज किया है या जीता है जो बहुत ही साइंटिफिक मैन की ज्यादा विक्ट्री हुई है एज कम्पेयर टू द रोमांटिक मैन। क्योंकि एक बंदा जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे बहुत ज्यादा हाई होता है ना, वो इस टाइप के लोग होते हैं, क्योंकि ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते, ये खुद अपनी जो है लड़ाई लड़ते हैं और लोगों को साथ, और लीडर भी उसी को कहा जाएगा। अब इनके मिनिस्टर्स की बात करिए जरा। पहले हम जब मिनिस्टर्स की बात करते हैं सत्यवाना डायनेस्टी के बिना भी, तो हमें एक बात पता चलती है कि हर एक डायनेस्टी के मिनिस्टर अलग अलग हुआ करते थे। अब उसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स को ऐड किया जाता था। तो हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, इंस्क्रिप्शन रेफर करती हैं, अब ये भी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। इंस्क्रिप्शन रेफर्स टू द मिनिस्टर्स। आप आंसर टाइम के ऊपर खुद पे मत लीजिएगा, सीधा डाल दीजिएगा कि ये चीज हमें इंस्क्रिप्शन ने बताई। अबाउट द वेरियस फंक्शन, फंक्शन क्या थे मिनिस्टर के, कामों के बारे में बात की गई है कि ये मिनिस्टर ये काम करेगा, ये मिनिस्टर ये काम करेगा। और अपॉइंट जो है, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस बात से ये बड़ा क्लियर है कि किंग के हाथ में ही सब कुछ है, क्योंकि जिनको वो अपॉइंट करना है ना, जो मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय किंग ओनली, किंग ही उनको अपॉइंट करेगा और कोई अपॉइंट नहीं कर सकता। तो किंग किन को अपॉइंट करेगा, जरा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या किंग अपने रिश्तेदारों को अपॉइंट करेगा, किंग उसके लिए कोई इलेक्शन करवाएगा? तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है इंस्क्रिप्शन के अंदर कि किंग खुद अपॉइंट करेगा। एंड द पोस्ट ऑफ द मिनिस्टर डज नॉट सीम्स हेरिडेटरी, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि बाई किंग अगर उनको अपॉइंट भी करता है तो फिक्स नहीं है। अगर वो वीक होता है या वो अच्छे से रूल नहीं कर पाता है तो हटा दीजिए भाई। ये सत्यवाना डायनेस्टी की कामयाबी का राज था, जो उसका पीछे बैक आपको दिखता है ना कि सर ऐसा क्या इतना अच्छा है इन डायनेस्टी के, जो इस डायनेस्टी को इतना ज्यादा प्यार और मोहब्बत मिली और इतना ज्यादा रूल कर लिया। इसके जितने भी रूलर्स थे, या गौतमीय पुत्र सतकर्णी की बात कर लें, वो किस तरीके से, तो ये चीजें जब जिस डायनेस्टी के अंदर इस टाइप के रूल हो, ये तो डेमोक्रेटिक फॉर्म बनता है कि भाई हम आपको मिनिस्टर बना रहे हैं, लेकिन ये बात क्लियर कर लीजिएगा कि अगर आप वीक हुए, मुझे फिर से याद आता है अब अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर सभा समिति होती थी। तो वहां पे क्योंकि किंग हेरिडेटरी बेसिस पे हुआ करता था, लेकिन अगर किंग वीक होगा हटा दिया जाएगा। और ये चीज किसी भी डायनेस्टी को अप होल्ड कर देती है। और जो बाकी की छोटी मोटी, जैसे मैंने कानवा डायनेस्टी आपको बताया, बड़ा छोटा सा उनका टाइम स्पेन रहा 45 ईयर का, रीजन उसके पीछे ढूंढिए तो आपको यही मिलेगा कि एक ही किंग रूल कर रहा है तो प्रजा भी तंग आ जाती है, और इनको पेड इन कैश दिया जाता था। तो इसमें करप्शन होने के चांसेस कम थे, क्योंकि मिनिस्टर अक्सर उस समय करप्ट हो जाते थे, क्योंकि पैसा नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली वो जो राज्य के पैसे होंगे या फिर जो है वो करप्शन करेंगे, तो उसके ऊपर एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सो दिस वाज द मेन, आई कैन से लाइक द booster of the Satyavana dynasty, how they have ruled their territory with their main person like king. And king was not like something who keep things upon the other, like दूसरों के ऊपर सारी चीजें डाल रहा है, no, not at all. He was a leader, एक लीडर की तरह काम करता था, और फिर बाकी की तो चीजें फिर आपके अंडर आ ही जाती हैं।
सो एज फार एज नाउ, अगर उसको कैश में पैसा देना है और इतनी बड़ी आर्मी को कंट्रोल करना है, तो भाई करेगा क्या बंदा? तो फिर वो रेवेन्यू के ऊपर जाएगा। अब रेवेन्यू का मसला ये होता है कि आप याद रखिएगा कि अम, जब भी कोई हम बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि भाई किसी भी डायनेस्टी की इतनी बड़ी आर्मी को आप होल्ड करना, उसको कंट्रोल करना, तो वो यही पता चलता है कि भाई आपको रेवेन्यू लाना पड़ेगा। लैंड ग्रांट सिस्टम कैसा था? टैक्स वाज कलेक्टेड बोथ फ्रॉम द एग्रीकल्चर परस्पेक्टिव, यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता था। अब एग्रीकल्चर के तौर पे अगर हम देखें तो एक बड़ी अच्छी चीज हमें पता चलती है। एक एग्रीकल्चर जो बहुत ज्यादा हुआ इनके टाइम पे, और दूसरा हुआ इनके टाइम पे ट्रेड। ये दो चीजें हैं जो इनको और स्ट्रांग बनाएंगी। तो आप ये मानिए ना कि इकोनॉमिकली सत्यवाना डायनेस्टी को किसने स्ट्रांग किया? तो इकोनॉमिकली उनको एग्रीकल्चर ने स्ट्रांग किया, और उनका फिर ट्रेड भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। और हमें फिर से वही वाली बात है कि सर क्या सोर्स है आपके पास कि आप हमें ये बता रहे हैं कि उनका एग्रीकल्चर बहुत स्ट्रांग था? तो फिर से आप यहाँ पे यही वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि बार बार यूपीएससी आपसे सोर्सेज के बारे में पूछेगा। आप कोई भी चीज खुद से तो नहीं डाल सकते। सो हमें फिर से अर्लीस्ट सर्वाइविंग इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं, और उन इंस्क्रिप्शन पे जो लिखा है वही हिस्टोरियंस ने हमें लिख के बता दिया। इंस्क्रिप्शन ये मानती हैं कि यहाँ पे लैंड ग्रांट सिस्टम जो था वो बहुत ज्यादा था। अब लैंड ग्रांट सिस्टम होता है कि आप किसको लैंड दे रहे हैं। अच्छा, लैंड ग्रांट जो दी जाती थी और उसके ऊपर टैक्स लगता था नहीं लगता था, ये भी जरा देखना पड़ेगा। अब आप किसी को लैंड ग्रांट दे रहे हैं, और क्या वो एग्रीकल्चर के लिए यूज करेगा, क्या वो टैक्स पे करेगा? तो हमें ये पता चलता है कि जो इसके ऊपर, इस इंस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा है कि सर लैंड ग्रांट इंक्लूडिंग दोज विद फिस्कल एग्जिम्पशंस एंड बिलोंग्स टू द सत्यवाना एंड क्षत्रपास पीरियड्स। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ऐसे बंदे को दी जाती है जो रिलीजियस पर्पस के लिए उसको यूज करता है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा जाएगा। अच्छा, सवाल दूसरा ये चीज भी था कि अगर आप किसी को लैंड देते हैं तो काम के लिए देते हैं, तो फिर कुछ कॉमन लोगों को अगर देते हैं तो उससे टैक्स लिया जाएगा। एंड दिस वाज लाइक फ्रॉम द हेयर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर एक चीज याद रखिएगा, ये बहुत टाइम तक ये इस टाइप का कल्चर चलता रहेगा, क्योंकि गुप्ता लोग भी आएंगे, वो भी यही करेंगे, और सेंचुरीज तक ये कानून चलता रहा चलता रहा। अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसका कि सर टैक्स कहाँ से निकालेंगे? एग्रीकल्चर से और ट्रेड से। अब एग्रीकल्चर कैसे करेंगे? अब एक और चीज हमें पता चलती है कि सर चलिए मान लीजिए कि एग्रीकल्चर और ट्रेड इनको जो है वो टैक्स दे देगा। हमें ये भी पता चला है कि यहाँ पे डोनेशन बहुत ज्यादा होती थी, डोनेटेड, बहुत ज्यादा डोनेशन हुआ करती थी, बहुत ज्यादा। अब ये कैसी डोनेशन होती थी, जरा ये समझ लीजिए। आपको ये सुन के बड़ी हैरत होगी और बड़ा अजीब सा लगेगा कि सत्यवाना डायनेस्टी में इस टाइप का वर्ड क्यों यूज किया गया, डोनेटेड किस तरीके से। आज हम जब बात करते हैं कि डोनेशन दी जाती है, यानी कि एक बड़ी कंट्री होती है, वो अपने लोगों को कुछ डोनेशन के तौर पे दे देती है, या कुछ गरीब लोग होते हैं, यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं था। अब डोनेशन का सरस समझिएगा, जो सत्यवाना रूलर्स थे, जितने भी रूलर आए, शायद मे भी आप ये कह सकते हैं कि इस वाला पार्ट जो है वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। सत्यवाना रूलर्स डोनेटेड रेवेन्यू, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो पैसा है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू ऑफ है विलेज। अब ये किसी जगह से, मान लीजिए किसी गांव से इन्होंने एक रेवेन्यू कलेक्ट कर दिया, पैसे ले लिए, तो वो कहाँ जाएंगे भाई? वो प्रजा के ऊपर खर्च होने चाहिए, टू ईदर ब्राह्मण्स, या वो ब्राह्मण जो ब्राह्मणा होते थे उनको देते थे, और दे बुद्धिस्ट संघा, या तो वो बुद्धिस्ट संघा को दिए जाते थे। अब इससे एक बात जरा समझ लीजिए, एक चीज अच्छी लगेगी आपको कि यार ये तो दोनों ब्राह्मणा हो गए, यानी हिंदुओं को भी और बुद्धिस्ट दोनों को लेके चल रहे थे, तो डोनेशन इस तरीके से होती, या ब्राह्मण को दे दी जाती थी या फिर बुद्धिस्ट। तो हमें एक बात पता चला कि इस पीरियड के अंदर में भी थोड़ा सा हमें एक अजीबपन ये लगा। शायद अच्छा होता कि हम सबको दे देते rather देन सिर्फ इस चीज को दे देते, बट इट इज नाउ, इट वाज अ पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एट दैट टाइम, जब उस समय का रूल चलता था, वो उस समय था। अब एक और चीज हमें पता चलती है कि सर जब ये पीरियड बहुत
सुंदर था, बहुत अच्छे से चलता था। तो हम लोगों को ये भी पता चला है कि ये जितना भी लैंड सिस्टम था, इसको कंट्रोल की कैसे पता चलेगा कि सर किस तरीके से हमें बुद्धिस्ट संघा को कितना देना है, ब्राह्मण्स लोगों को कितना देना है। तो आखिर रिकॉर्ड किया जाता था, ये सारी चीज़ें कहाँ पे रिकॉर्ड की जाती थी। तो यहाँ पे एक ऑफिसर हुआ करता था, आई होप हमने इससे पहले भी ये ऑफिसर्स के नाम सुने हैं। ये ट्रेजरी ऑफिसर हुआ करता था जो ये सारी चीज़ें नोट करके रखता था। ये एक मिनिस्टर हुआ करता था जिसको यही काम दिया जाता था कि आपको लैंड रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, और उस लैंड रिकॉर्ड में सारा जो है टेक्स्ट वगैरह ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। इन चीज़ों से पता चलता है। देखिए एक बात बड़ी क्लियर है, किंग बहुत ही स्ट्रांग होता था, किंग के पास बहुत पावर होते थे। वो किसको डोनेट करेगा, बुद्धिस्ट को दे रहा है, ब्राह्मण्स को दे रहा है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। आप नहीं कह सकते कि सर ये है, तो उसके हाथ में बहुत ज्यादा अथॉरिटी थी। अच्छा, दूसरी चीज अब ये पता चलता है कि सर ज्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने जो टैक्स वगैरह से खर्च ले लिया, तो किस चीज को देते थे। तो सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने उस समय हिंदू टेम्पल्स जो है वो बनाए गए, उन टेम्पल्स का जितना भी पैसा होता था ना, ये टैक्स लिया जाता था, डोनेशन दी जाती थी, और बड़े बड़े टेम्पल्स बने। और हम देखते हैं कि सत्यवाना डायनेस्टी के अंदर आर्ट एंड कल्चर का बहुत ज़्यादा काम हुआ। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको पैसा चाहिए, क्योंकि राजा दिखाना चाहता है कि वो कितना पावरफुल है। दिस क्लियरली शोज दैट कि राजा के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर था, बहुत ज़्यादा। अब जो स्मॉल इंडिपेंडेंट छोटे मोटे आइलैंड्स हुआ करते थे, एक और चीज़ बड़ा अच्छा है जो कि आपको किसी और डायनेस्टी में तो पढ़ने को भी नहीं मिलेगा। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो उस समय के स्मॉल, छोटे छोटे स्मॉल इंडिपेंडेंट, आपको पता चलेगा कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सत्यवाना डायनेस्टी कुछ इंडिपेंडेंट एरियाज भी हुआ करते थे, और इनको हम कहते हैं स्मॉल इंडिपेंडेंट आइलैंड्स। वैसे उस समय राजा कभी नहीं चाहता था कि कोई इंडिपेंडेंट रहे, लेकिन कुछ थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सत्यवाना डायनेस्टी एज फार एज द इंस्क्रिप्शन इज कंसर्न। क्या वो राजा के अंडर, राजा सत्यवाना डायनेस्टी का उनके ऊपर भी कोई जिम्मेवारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो हमें ये पता चलता है कि इन छोटे मोटे आइलैंड उनको भी विद इन द सत्यवाना विद इन द सत्यवाना किंगडम, वो भी सत्यवाना किंगडम के ही अंडर आते थे। भले ही वो इंडिपेंडेंट है, स्मॉल इंडिपेंडेंट रहेंगे, लेकिन खर्चा, उनका रिकॉर्ड, उनका सारा कुछ, तो रूल जो है वो किंग का ही चलेगा। वो ये कह सकते हैं आपकी छोटी मोटी आज़ादी है, आप अलग रह रहे हैं, लेकिन आपका पैसा, करेंसी, खाना पीना, बनाना उठना बैठना सब जो है वो सत्यवाना डायनेस्टी के थ्रू होगा। पॉसिबली ऐसा माना भी जाता है कि शायद उस समय जो बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क जो हुआ करते थे, ऑल्सो प्रीच्ड, वो क्या प्रीच करते थे, ऑल्सो प्रीच पीस, की लड़ाइयां मत करो, जो कि सत्यवाना डायनेस्टी में हमें देखने को मिली। और यही था कि बुद्धिस्ट लोग के लिए शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि ब्राह्मणिकल रूल था। तो क्या बुद्धिज्म वाले लोगों को मौका दिया गया कि वो अपनी लैंग्वेज या अपनी जो समय की उनकी टीचिंग है उसको प्रीच कर पाए। तो ये बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन है कि बुद्धिस्ट लोगों को कभी मना नहीं किया गया, वो जितना प्रीच कर सकते थे कर सकते थे, और लोगों से मिलते थे और उनको बताते थे कि किस तरीके से आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पीस के बारे में बात करते थे। और ये उन लोगों को बताते थे कि यू हैव टू रिस्पेक्ट द पॉलिटिकल, आपको पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है राजा की, आपको क्या करनी चाहिए, राजा की बात को मानना चाहिए। एंड जो राजा ने सोशल ऑर्डर बनाया है उसको भी मानना चाहिए। तो मानिए कि उस समय के जो बुद्धिस्ट थे वो राजा के लिए प्रीच भी किया करते थे। और फिर यहां पे अब ये सवाल हो गया कि सर बुद्धिस्ट तो ब्राह्मण लोग भी कुछ करते थे, यस ऑफ कोर्स। जो उस समय के ब्राह्मण्स थे उन लोगों ने भी ये काम किया। इसका मतलब है कि एक अच्छी खासी वेल सिविलाइज्ड सोसाइटी उस समय थी। ब्राह्मण लोगों ने हेल्प किया उस समय राजाओं का, सत्यवाना डायनेस्टी का, कि जो रूल है वो वर्ना सिस्टम के थ्रू चले। और अब ये थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए कि जो रूल था वो वर्ना सिस्टम के हिसाब से चले, कि ताकि समाज के अंदर ना सोशल स्टेबिलिटी रहे। तो अगर कल आपको ये सवाल बन जाता है कि क्या सत्यवाना डायनेस्टी के टाइम पे कास्ट सिस्टम भी था, तो ये वो वाली सोशल स्टेबिलिटी है कि ब्राह्मण ये काम करेगा, क्षत्रिय ये काम करेगा, वैश्य ये काम करेगा, लेकिन दोनों धर्म एक साथ रूल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर डायनेस्टीज के अंदर जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती थी
वो यही होती थी कि क्या रूल होगा, किस तरीके से रूल होगा, क्या आप ये वाली डायनेस्टी आगे बढ़ पाएगी, ये सारी चीज़ें। इट क्लियरली शोज दैट। एंड जहाँ तक मेरी नॉलेज है और जहाँ तक मैंने आपको पीछे की डायनेस्टीज पढ़ाई हैं, ये पहली डायनेस्टी आपको लगेगी ऐसी जिसमें दोनों रिलीजन एक साथ सरवाइव कर रहे हैं और दोनों प्रीच कर रहे हैं और दोनों के दोनों राजाओं के बारे में प्रीच कर रहे हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि एक पीस की बारे में बात कर रहा है, पॉलिटिकल अथॉरिटी की बात कर रहा है, तो ब्राह्मण जो है वो वर्ना सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा रिजिड और सोशल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे। अब आप बोलेंगे सर प्लीज काइंडली टेल अस लाइक क्या सोर्सेज हैं आपके पास जो आप नॉलेज हमें दे रहे हैं, क्या आपके पास कोई सोर्स है जो अभी तक आपने पढ़ा है? तो सबसे पहले हमारे पास जो बड़ी जानकारी जो इनसे मिलती है, मैंने एक बार लिखाया भी था, नानी घाट इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास बुक्स की कमी है यहाँ पे और आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस भी आपके पास इतने नहीं है। तो आप ये कहेंगे कि सर जो आप पढ़ा रहे हो क्या वो सही है, अथेंटिक है? तो आप आंसर राइटिंग में अकॉर्डिंग टू द नानिंघाट इंस्क्रिप्शन, या आप इसको किस नाम से और भी पुकार सकते हैं, नागानिका, इस नाम से भी पुकारते हैं, नागानिका इंस्क्रिप्शन। अब इस इंस्क्रिप्शन में क्या ऐसा है सर कि जिससे हमें ये लगेगा कि अगर हमने अपना आंसर लिख दिया तो वो अथेंटिक माना जाएगा और आंसर चेक करने वाले को भी लगेगा कि इसके पास अच्छी खासी नॉलेज है? तो क्या क्या चीज़ें मेंशन है इसमें, और जो आप हमें अभी एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहे हैं क्या वो इसी से ली गई है? यस ऑफ कोर्स। सबसे पहले इस इंस्क्रिप्शन के अंदर विलेज के बारे में लिखा है, गांव के बारे में, कि आखिर गांव का हाल कैसा हुआ करता था, विलेज। अब अगर आप देखेंगे तो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम विलेज की वैल्यू बहुत अच्छी हुआ करती थी और आप ये कह सकते हैं कि विलेज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। विलेज की इम्पोर्टेंस इस तरीके से बनाई गई कि सबसे ज़्यादा उनको जो इम्पोर्टेंस दी जाती थी कि यहाँ पे आपका जो प्रीस्ट है वो बहुत ही हेड रहेगा। पहली बात तो ये कर लीजिए, प्रीस्ट जो है वो हेड रहेगा। उसकी अंडर हमें ये पता चला कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम इसी विलेज के अंदर काफी सारे सेक्रीफाइसेस होंगे। सेक्रीफाइसेस, अब इस बात से आपको पता चल रहा है कि शायद जो लेटर वैदिक पीरियड में जो सेक्रीफाइसेस होते थे, प्रीस्ट एक अलग सिस्टम का उनसे कुछ डिमांड करता था या गिफ्ट लेता था, ये गांव में सेम वैसे ही चल रहा है। तो आप ऐसा लग रहा होगा कि आप लेटर वैदिक पीरियड को वापस रिवाइव कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। इसी टाइम पे हमें ये भी पता चलता है कि एक और सेक्रीफाइस हुआ है जिसको हम अश्वदेव कहते हैं, यानी घोड़े वाला हॉर्स सेक्रीफाइस, लेटर वैदिक पीरियड वापस रिपीट। और अब आप समझ लीजिए, यानी हम ये मान सकते हैं कि जो विलेज इंस्क्रिप्शन हमें ये बताती है, तो विलेज में मुझे लेटर वैदिक पीरियड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। सिंपल सा। अब यहाँ पे स्टेटमेंट भी होगा बेटा, जब आप पढ़ेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि सर नानी घाट या नागानिका इंस्क्रिप्शन हमें क्लियरली कहती है कि लेटर वैदिक पीरियड को रिवाइव किया गया ड्यूरिंग द सत्यवाना डायनेस्टी और विलेज के एरियाज के अंदर प्रीस्ट ने सेक्रीफाइसेस, वैसे ही फिर अश्वदेव। और लेटर वैदिक पीरियड के अंदर जो सिस्टम रिजिड बन गया था, जैसे कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा बन गया था, वो सारा का सारा हमें यहाँ पे मिला। क्या सर ये क्रॉस चेक किया जा सकता है कि हो सकता है सर ये भी गलत हो, तो मे बी इन्होंने ऐसा ना किया हो, तो क्या हमारे पास कोई और एथेंटिक सोर्स बन जाता है? तो हमें एक और इंस्क्रिप्शन भी मिलती है जिस इंस्क्रिप्शन के बारे में कहा जाता है कि नासिक केव इंस्क्रिप्शन या नासिक केव इंस्क्रिप्शन। अगर आप पढ़ेंगे तो क्या उसके ऊपर भी कुछ ऐसी जानकारी है जिससे हम इनकी क्लियर कर पाए कि इनका रिलीजन कैसा था, या कोई ऐसी जानकारी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी? इस इंस्क्रिप्शन के अंदर जो हमें जानकारी मिलती है, इससे ये पता चलता है कि इट डिस्क्राइब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दे एज वन, एक जो वो बंदा जिसने 16 गांव गॉड को दे दिए, गॉड टू द ब्राह्मण, यानी कि लैंड ग्रांट सिस्टम के बारे में, लैंड ग्रांट सिस्टम के बारे में, कि यहाँ पे जमीन जो है वो भगवान यानी कि ब्राह्मणों को दी जाती थी और उनसे कहा जाता था कि इसके यूटिलाइजेशन जो है वो रिलीजियस पर्पस के लिए किया जाए। दिस इंस्क्रिप्शन ऑल्सो रेफर द ग्रांट ऑफ द फील्ड। एक आप देते हैं लैंड ग्रांट, ये एक होता है कि जमीन दे दी। दूसरी चीज जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, तो साथ में ही आप उनको
कौन सी जमीन दे रहे हैं? ग्रीन फील्ड, ग्रीन फील्ड, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं द ग्रांट ऑफ फील्ड, फील्ड दे दी थी। इस ये वो जगह होती थी जहां एग्रीकल्चर किया जाता था, टू प्रोवाइड फूड फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्क। जो बुद्धिस्ट होते थे वो इस जमीन से क्या कर सकते थे, खाना निकाल सकते थे, एग्रीकल्चर में, और क्योंकि वो केव में भी रहते थे। तो ये कुल मिला के मुझे ना बड़ा क्लैरिटी दिख रही है कि इस टाइम पीरियड के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत रिलीजियस टाइप की थी, धर्म से बहुत ज़्यादा कंट्रोल की जाती थी। अच्छा सर, और कुछ चीज़ें हमें पता, क्योंकि अभी तक तो हमें सिर्फ यही पता चल रहा है कि अश्वदेव कर रहे हैं लैंड ग्रांट सिस्टम, क्या हमारे पास कोई और इंस्क्रिप्शन है जिससे और थोड़ा इनकी अंदर वाली एडमिनिस्ट्रेशन या इनकी पॉलिटिकल सिस्टम या इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पता चले? तो हमारे पास एक इंस्क्रिप्शन है, दैट इंस्क्रिप्शन हैज बीन रिटन बाय द गौतमी पुत्र सतकर्णी, दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसको आप कर सकते हैं कि इंस्क्रिप्शन ऑफ गौतमीय, गौतमीय पुत्रा सतकर्णी, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई होप आप इसको याद रखेंगे। अब इस इंस्क्रिप्शन में क्योंकि गौतमी पुत्र सतकर्णी का नाम है तो इसमें कुछ खास जानकारी आपको मिलेगी। फिर से वही वाली बात, इट रिकॉर्ड द ग्रांट, इसके अंदर में हमें ग्रांट ऑफ लैंड, अभी तक ब्राह्मण्स को ग्रांट ऑफ लैंड टू बुद्धिस्ट मॉन्क, की लैंड जो है वो बुद्धिस्ट मॉन्क को भी दी जाती थी। फिर से वही वाली बात, मैं तो कह रहा हूं ना कि काफी ज्यादा रिलीजियस ओरिएंटेड आपको ये देखने को मिलेगा। और ये माना जाता है कि ये फर्स्ट इंस्क्रिप्शन है कि किस तरीके से गिफ्ट ऑफ लैंड दी जाती थी और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था। और फॉर एग्जांपल अगर ये कोई ज़मीन किसी को दे दी, उसमें से कुछ भी अगर निकलता है फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ स्टेट, ए फ्री फ्रॉम फ्री फ्रॉम, आप ऐसे लिख सकते हैं द कंट्रोल ऑफ स्टेट ऑफिशियल, स्टेट इसके ऊपर कोई भी हक नहीं रखेगी। एक बार आपने ग्रांट कर दिया तो कर दिया बाबा। अब उसके अंदर से सोना निकले, उसके अंदर से साल्ट निकले, उसके अंदर से जो कुछ भी निकले ना, अब ये बुद्धिस्ट लोगों का, बुद्धिस्ट मॉन्क का, दोबारा आप उस पे हक नहीं रख सकते हो। और वहां से जो निकलेगा ना, अब देखिए वहां पे क्या हुआ कि बुद्धिस्ट लोगों को ये आराम मिल गया क्योंकि उनको मुफ्त में ये चीजें मिल रही थी और वो एंजॉय कर रहे थे। ऑल सॉर्ट ऑफ इम्यूनिटीज, जो भी इम्यूनिटीज निकलती थी, ऑल सॉर्ट ऑफ इम्यूनिटीज, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो चीज भी वहां से निकली उसको कहा जाता था पारिहारास, यानी कि उन लोगों को ऐसा लगा कि भाई कुछ करने की जरूरत नहीं है, लैंड ग्रांट ली। अब ये क्या हम ये कह सकते हैं कि सर यही उनका डाउनफॉल भी बना, यानी ये दैट वाज द रीजन फॉर देयर डाउनफॉल एज वेल? क्या हम ये कह सकते हैं कि सर यही वो वजह थी कि उनका डाउनफॉल भी हो गया? ऑफ कोर्स आई बिलीव बिकॉज व्हेन यू आर गिविंग द लैंड टू एवरीबडी, टू द बुद्धिस्ट, टू द ब्राह्मण्स, एंड इवन आफ्टर गिविंग दम अ लैंड ग्रांट, गवर्नमेंट के पास हक ही नहीं है कि वो उसमें से कोई टैक्स वगैरह ले। तो क्या हुआ कि बुद्धिस्ट और जो आपके ब्राह्मण से वो बहुत स्ट्रांग हो गए। आपकी कुछ ही टाइम के बाद वैसे भी ये इतनी बड़ा एम्पायर गिर जाता, क्योंकि आप ऐसी लैंड उनको दे रहे हैं जो बहुत ही फर्टाइल है, जो जहां से बहुत कुछ निकलता है। सो डेफिनेटली दिस वाज द मेजर ब्लो टू द सत्यवाना डायनेस्टी। आई बिलीव दैट कि राजाओं की ये सबसे बड़ी गलती हुई, अदरवाइज दे हैव डन ग्रेट जॉब इन रूलिंग करने में। तो उनके पीछे किंग बहुत स्ट्रांग होता था। uh, फिर हमें पता चलता है कि यार डोनेशन ऑफ लैंड इतनी उन्होंने कर दी, तो फिर एक और प्रॉब्लम भी बनती है। अब इट हैज़ बीन रिटन डाउन इन द नंबर ऑफ द इंस्क्रिप्शन, तो उस बात से भी ये पता चलता है कि ऑफिसर जो होते थे या मिनिस्टर्स वगैरह जो होते थे वो बाद में करप्ट हो गए और ये रिलीजन बेस्ड जो है वो ज़्यादा बन गया। अह, आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनके फ्यूडिटरीज बने, छोटे छोटे वो राजा कैसे आए, उन लोगों ने किस तरीके से रूल किया ताकि ये कब पूरा कंप्लीट हो पाए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ यू कैन गो हैड, अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, क्योंकि आगे हम इनके फ्यूडिटरीज पढ़ेंगे कि छोटे छोटे फ्यूडिटरीज किस तरीके से बने और उनकी वजह से कैसा नुकसान हुआ। प्लीज़ डू लेट मी नो, जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें सर कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं आई।